अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। ये है कि वो लॉस्ट हो गया था, वहां पे कहीं खो गया था। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। The study of the 1,000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. 700 और 1750 के बीच के जो 1,000 years की जो स्टडी है वो इन हिस्टोरियंस के लिए काफी चैलेंजिंग काम था। मेनली क्या था कि इसमें इस पूरे टाइम में काफी बड़े स्केल पर बहुत से चेंजेस हुए थे। इस टाइम में डिफरेंट टाइम पर कई सारी जैसे हमें टेक्नोलॉजी का पता चलता है। उसके अलावा जैसे कि ये सिंचाई में जो ये लोग यूज करते थे, पर्शियन व्हील का यूज किया इन्होंने इरिगेशन में, स्पिनिंग व्हील का यूज किया वीविंग में। इसके अलावा जो फायर आर्म्स इन कॉम्बैट जो युद्ध होते थे उनमें फायर आर्म्स का यूज किया, जो कि बारूद से चलने वाले हथियार होते थे। तो न्यू फूड एंड बेवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी। तो इस सब कॉन्टिनेंट पर कई तरह के जैसे खाने पीने की चीजें आई, जैसे पोटैटोज हैं, कॉर्न है और चिलीज हैं, कॉफी और टी। इसमें ध्यान देने के लिए इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये सारे जो चेंजेस हुए थे, ये कैसे थे? जो टेक्नोलॉजी और जो नई टेक्नोलॉजीज आई थी, जो नई क्रॉप्स आई थी, तो केम अलोंग विद पीपल, ये दूसरे लोगों के साथ आए और जो बाहर से जो लोग आए थे उनके साथ आए और वो अपने साथ नए आइडियाज भी लेकर आए। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, सोशल और जो कल्चरल चेंजेस थे वो भी हुए। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये जो टाइम पीरियड था ये मोबिलिटी का टाइम था। मोबिलिटी मतलब जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह उनका आना जाना काफी ज्यादा बढ़ गया था। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो लोग हैं वो ग्रुप्स में ट्रेवलिंग करने लगे थे ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज की तलाश में। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व ए फॉर्च्यून। ये जो सब कॉन्टिनेंट था यहाँ पे उन लोगों के लिए इमेंस वेल्थ मतलब अपार संपदा थी, जिससे कि उन्हें अपना फ्यूचर कार्व करने में उन्हें काफी मतलब अवसर मिल सकते थे। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स। इस टाइम पीरियड में जो एक ग्रुप जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था वो था राजपूत। ए नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्रा। ये वर्ड जो कि ये नाम है वो राजपुत्रा से वर्ड से आया है। उसका मतलब होता है द सन ऑफ ए रूलर, एक राजा का बेटा। बिटवीन द 8th and 14th centuries द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू ए ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। तो ये जो टर्म है, ये जो राजपूत वर्ड है, ये 8th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच में उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जनरली, जो कि ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, जो कि योद्धाओं का ग्रुप था और जो कि अपने आप को क्षत्रिय क्लेम्ड करते थे। ये कास्ट सिस्टम में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो अपने आप को क्षत्रिय कास्ट का बताते थे। The term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. तो इसमें ये था कि जो ये राजपूत शब्द है ये केवल जो रूलर्स थे, जो किंग्स थे वो, या फिर जो उनके कमांडर्स थे या चिफ्टन जो रूलर्स और चिफ्टन से सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं बल्कि सोल्जर्स और कमांडर्स के लिए भी यूज होता था। जो डिफरेंट जो राजा थे, जो रूलर्स थे, उनकी आर्मी में अपनी सेवाएं देते थे, वहां काम करते थे।
और इसमें क्या था कि जो ये कवि और चारण थे, जो कि ये पोइट्स एंड बार्ड्स थे, ये उन लोगों की जैसे एक्सट्रीम वेलोर एंड ए ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, तो वो जो उन राजाओं की, जो उनका पराक्रम, जो उनकी शौर्य, जो उनका करेज, जो उनका साहस था, उसका जो उनकी लॉयल्टी, जो उनकी स्वामी भक्ति थी, उसका ज़्यादा ही गुणगान करते थे, मतलब लोगों को उसके बारे में बताते थे. Other groups of people such as the Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kayasts also used the opportunities of the age to become politically important. इसके अलावा कुछ दूसरे ग्रुप्स भी थे जैसे कि मराठा, सिख, जाट, अहोम्स और कायस्थ, जिन्होंने उस समय में पॉलिटिकल साइड में अपनी इम्पोर्टेंस हासिल की थी. Next, throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. तो इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान क्या था कि जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया जा रहा था, और जो खेती के लिए था वो एरिया बढ़ता जा रहा था. इससे क्या कुछ एरियाज में कुछ चेंजेस बहुत ज़्यादा तेजी से हुए, या एकदम एक तरीके से, मतलब वहाँ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए थे. इससे क्या हुआ था कि जो वहाँ जंगलों में जो रहने वाले लोग थे उन्हें माइग्रेट होना पड़ा, कि मतलब उन्हें अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा. और जैसे कि कुछ के पास अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स, और कुछ के पास क्या अपनी ज़मीन थी, और कुछ वहाँ जो खेती करने लगे जो कि पीजेंट्स बन गए, मतलब किसान जो फार्मर्स होते हैं वो बन गए. और जो कुछ नए पीजेंट्स ग्रुप्स थे वो भी वहाँ पे उनके जो ग्रुप्स थे वो रीजनल मार्केट्स, और जो चिफ्टेंस थे, प्रीस्ट थे, मोनेस्ट्रीज थी और टेम्पल्स थे, उनसे प्रभावित होने लगे थे. वे बड़े और मतलब वो काफ़ी मतलब एक मुश्किल और लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ का पार्ट बन गए थे, एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सीज एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स. और वो क्या था कि जो लोकल का जो स्थानीय जो मालिक थे उन लोगों को उनको टैक्स भी चुकाने पड़ते थे, और उनके लिए गुड्स और सर्विसेज मतलब बेकार बिना सैलरी लिए उन्हें उनके लिए काम भी करना पड़ता था. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे उनके बीच में इकोनॉमिकली और सोशली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होने लगे थे. कुछ के पास तो अपनी जो फर्टाइल लैंड थी वो होती थी, कुछ जो एनिमल्स को रेयर करते थे, और कुछ लोग जो क्या थे कि खेती तो करते थे लेकिन उसके बाद जो उनके पास खाली समय होता था उसमें वो आर्टिसनल वर्क, यानी कि जैसे कि एम्ब्रॉयडरी वगैरह का कुछ काम करते थे. जिससे क्या था कि जैसे जैसे सोसाइटी में ये डिफरेंसेस बढ़ने लगे तो जो सोसाइटी है वो कास्ट और सब कास्ट में डिवाइड होने लगी. As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. तो ये जातीज थी या फिर जो सब कास्ट थी, इनको जो इनके रैंक दिए जाते थे वो उनके बैकग्राउंड और उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पर दिए जाते थे, और जो रैंक्स थे वो अपने आप में फिक्स्ड नहीं थे. ये जो रैंक्स थे ये परमानेंटली फिक्स्ड नहीं थे, एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जातीज. ये किनके द्वारा कंट्रोल किए जाते थे कि ये जो इन जातियों के जो पावरफुल जो स्पेशल पर्सन होते थे उनकी पावर, उनकी जो जिनके हाथ में कितनी पावर है, कितना उनके पास रिसोर्सेज हैं, कितना उनका इन्फ्लुएंस है, उन बेसिस पर इनको डिसाइड किया जाता था. और ये जो रैंक्स थे ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते थे. जैसे एक ही कास्ट में अगर किसी एरिया में कोई रैंक है तो किसी दूसरे एरिया में उसका कोई और रैंक होगा. जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स. तो जो ये जातियां थी ये खुद अपने अपने रूल्स बनाती थी, और इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने का काम जो उस कास्ट के जो एज्ड जो एल्डर असेंबली में जो एल्डर पर्सन होते थे वो इनको करवाते थे. लेकिन जो ये कास्ट थी
इनमें अपने जो गांवों में रहने वाले जो लोग थे वो उन्हें उन वहाँ के जो रीति रिवाज होते हैं, जो प्रैक्टिसेस वहाँ की होती हैं, उनको उन्हें फॉलो करना पड़ता था। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ ए स्टेट। इस तरह से जो क्या थे वो आपस में मिलकर एक स्मॉल यूनिट बनाते थे स्टेट का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास, तुगलक्स और मुगल्स encompassed many regions, जैसे कि चोल स्टेट थे, तुगलक थे और जो मुगल्स थे, ऐसे बड़े बड़े जो स्टेट्स थे वो इन सारे एरियाज में आ जाते थे। दिल्ली का जो सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन, जिसने कि 1266 से लेकर 1287 तक रूल किया था, उसका जो साम्राज्य था, जो उसका एम्पायर था, उसका साम्राज्य जो एम्पायर था वो काफ़ी विशाल था, काफ़ी ब्रॉड था। वो जैसे ईस्ट में बंगाल गौड़ से लेकर वेस्ट में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें कि पूरा साउथ इंडिया भी आ जाता था। उसके अलावा गौड़ आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लैड बिफोर हिज आर्मीज। इसमें जो ये जितने भी स्टेट्स के आपको एरियाज के नाम बताए हैं, ये जो एरियाज थे, इनकी सेनाएं जो बलबन था उसके आगे मतलब पलायन कर जाती थी। फ्लैट मतलब उसका सामना नहीं कर पाती थी। रिगार्ड दीज आर एक्सग्रेटेड क्लेम्स ऑफ कंक्वेस्ट। तो इसमें हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये जो दावे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो सही ना हो, कि जो वो उन एरियाज के जो राजा थे वो गयासुद्दीन बलबन के आगे टिक नहीं पाते थे। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे, जो हिस्टोरियंस थे, कि जो ये रूलर्स थे, ये सब कॉन्टिनेंट के जो डिफरेंट एरियाज थे, उनमें अपनी जो उनका अधिकार था वो ऐसा क्यों करते रहते थे, अपने कंट्रोल को वो क्यों दिखाते रहते थे। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड रीजन। इसमें ये बताया गया है कि 1318 में जो एक कवि थे अमीर खुसरो, उन्होंने इस बात पर गौर किया कि इस देश में हर क्षेत्र की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है, और उन्होंने ये भी बताया कि इन सब लैंग्वेज के अलावा एक ऐसी लैंग्वेज भी है जो कि है संस्कृत, जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये इंडिया की एक एंशियंट लैंग्वेज है, काफ़ी पुरानी भाषा है, जिसे कि मेनली सिर्फ जो ब्राह्मण्स हैं वो जानते हैं, आम जनता उसे नहीं जानती। By 700 many regions already possessed distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristics। तो 700 के आसपास जो कई क्षेत्र थे, उन्होंने अपने जो जियोग्राफिकल डायमेंशन थे, जो अपनी भौगोलिक स्थितियां थी, वो उन्होंने डिसाइड कर ली थी, और उनकी लैंग्वेज और उनके जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो सांस्कृतिक विशेषताएं थी, वो भी क्लियर हो गई थी। इनके बारे में और ज्यादा हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज। ये जो एरियाज थे, ये क्या थे, ये एक जैसे कोई खास डायनेस्टी से जुड़ गए थे। इन जो ये एम्पायर थे, जो ये स्टेट्स थे, इनमें आपस में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब आपस में काफ़ी टकराव होते रहते थे, आपस में झगड़े होते रहते थे। कभी कभी क्या था कि जो चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे जो डायनेस्टीज थी, ये क्या था, कई सारे एरियाज में कोई एक अपना लार्ज एम्पायर भी खड़ा कर लेते थे, और लेकिन ये जो एम्पायर थे ये इक्वली मतलब ना तो स्टेबल थे ना ही सक्सेसफुल थे। नेक्स्ट है व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जब जो मुगल एम्पायर था वो ख़त्म होने लगा था, वो पतन की तरफ था। इट लेड टू द री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। और इसके बाद क्या था कि जो जब इसका मुगल एम्पायर जब ख़त्म होने लगा था, तो इसमें जो दूसरे जो रीजनल स्टेट्स थे वो नए बनने लगे थे। उन रीजनल स्टेट्स के बारे में हम चैप्टर 10 में देखेंगे। लेकिन जो सालों से जो इस एरिया में जिन एम्पायर्स का रूल चल रहा था, उसकी वजह से इन एरियाज़ की जो नेचर थी वो काफ़ी चेंज हो गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का वो रूल चलता था। इससे जो उन राज्यों में बहुत सी बातें थी जो कि इस कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर एरिया में
उन्हें विरासत में मिली थी, वो पहले से ही उनके पास थी। इस बात का पता हमें उन ट्रेडिशन से लगता है, उन परंपराओं से चलता है जो कि उन एरियाज में बनी थी। इन ट्रेडिशंस में कुछ क्या था कि एक दूसरे से अलग थी और कुछ बिल्कुल एक जैसी थी। ये ट्रेडिशंस जैसे कि रिल्म्स ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एलाइट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, जैसे कि जो ये परंपराएं हमें प्रशासन में और इकोनॉमी के मैनेजमेंट में, और जो कि कल्चर को, जो संस्कृति थी वो काफ़ी समृद्ध हो गई थी और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मिलती हैं। 700 टू 1750, 700 से लेकर 1750 के बीच के जो हज़ारों सालों का जो टाइम पीरियड था, इसमें जो ये डिफरेंट एरियाज़ थे, इनकी जो नेचर थी, जो यहाँ का जो तरीका था रहने का लोगों का, वो एक दूसरे से अलग होकर वो इमर्ज नहीं हुआ था। हालांकि उनकी क्या अपनी कुछ स्पेशलिटीज़ थी, उनकी अपनी कुछ स्पेशलिटीज़ थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। The 1,000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious tradition. हिस्ट्री में जिन इन 1000 ईयर्स की जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इसमें जो जो चेंजेस आए थे, वो चेंजेस इसके रिलीजन में भी उन चेंजेस को रिलीजियस ट्रेडिशंस में भी जो चेंजेस आए थे। इसमें क्या था कि लोगों की जो आस्था थी, जो लोगों की जो विश्वास था, उनका बिलीफ था, वो बिल्कुल भी मतलब अपने स्तर पर होता था कि उनकी मर्जी होती थी कि वो किस में अपना विश्वास दिखाते हैं, किस भगवान को वो मानते हैं और किस ग्रुप में वो विश्वास करते हैं। ज़्यादातर क्या होता था कि जो लोकल कम्युनिटीज़ होती थी, लोकल कम्युनिटीज़ में जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, वो उनसे रिलेटेड होते थे। जैसे जैसे इन कम्युनिटीज़ का इन कम्युनिटीज़ का जो सोशल समाज था, जो सोसाइटी थी, जो चेंज होती गई, वैसे वैसे इनके बिलीफ्स में भी चेंजेस आते गए। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, तो उसमें भी उस टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चेंजेस आए थे। इन चेंजेस में कुछ थे जैसे कि दीज इंक्लूड्स द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, द प्रीस्ट्स एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। तो उस समय जैसे नए नए देवी देवताओं की पूजा करना, राजाओं द्वारा जो उन्होंने टेम्पल्स का निर्माण करवाया था, और उसके अलावा जो ब्राह्मण्स थे वो एक डोमिनेंट ग्रुप बन गया था सोसाइटी में। मतलब जो ब्राह्मण्स थे और या जो पुरोहित होते थे, उनकी सोसाइटी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmanas a lot of respect in society. तो संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था कि अमीर खुसरो ने ये बताया था कि एक संस्कृत लैंग्वेज भी थी यहाँ पे, जिसे केवल ब्राह्मण लोग ही जानते थे, कॉमन लोगों को उस लैंग्वेज के बारे में नहीं पता था। तो इस संस्कृत लैंग्वेज के नॉलेज के कारण भी, क्योंकि जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, इस वजह से जो ये ब्राह्मण थे इनका बहुत ज़्यादा आदर होता था, इन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। इनके जो ये ब्राह्मण्स थे, इन्हें संरक्षण देने के लिए जो नए नए जो रूलर्स थे, वो खुद मतलब उनकी खुद की इच्छा थी इस सब में। तो इन जो ये संरक्षक थे, जो ये रूलर्स थे, तो ये क्या थे, ये खुद ये चाहते थे कि उनके कारण उनका भी सोसाइटी में है वो इन्फ्लुएंस बढ़े, उनका दबदबा बढ़े, और वो ऐसा हो भी गया था, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ भी गया था। One of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals. तो इस समय क्या था कि एक नई चीज़ का, जैसे एक इम्पोर्टेंट चेंज ये आया था कि लोगों की जो भक्ति की जो कॉन्सेप्ट था उसमें भी काफ़ी चेंज आया था, कि जो लोग थे वो ईश्वर की, जो भगवान की वो जो इमेज वो जो बनाते थे, वो ऐसे देवी देवता के रूप में की गई थी जिनके लिए उन्हें पुजारियों की और ये जो प्रिस्ट से उनकी या रिचुअल्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और यही वो टाइम था जिनमें कि
जिनमें कि इस सब कॉन्टिनेंट पे नए नए रिलीजन्स आए। जैसे कि सबसे पहले merchants and migrants first brought the teachings of the Holy Quran to India in the 7th century। 7th सेंचुरी में कुछ व्यापारी और कुछ जो प्रवासी माइग्रेंट्स यहाँ पे आए थे वो यहाँ पे कुरान शरीफ को लेकर आए। जैसे मुसलमानों के लिए जो कुरान शरीफ है वो उनका एक मतलब एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उनकी हॉली बुक है। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर हॉली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द वन गॉड। जो मुस्लिम्स थे वो कुरान को अपनी हॉली बुक कहते थे और उन्होंने ये माना था कि अल्लाह एक है। अल्लाह whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background। तो वो ये कहते थे कि जो अल्लाह है वो अल्लाह की जो सत्ता थी उसको एक्सेप्ट करते थे, जिसका कि जो प्यार और जो लोगों में जो उदारता है दूसरों के प्रति उस चीज़ में विश्वास रखते थे। हर व्यक्ति को अल्लाह कहता है कि हर व्यक्ति को गले लगाना चाहिए, चाहे उसका सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे वो अमीर हो गरीब। मैनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम। जो बहुत सारे रूलर्स थे वो इस्लाम के पैट्रॉन्स थे, मतलब संरक्षक थे, उसे बचाने का उसे आगे बढ़ाने का काम करते थे। और जो कुछ उल्लामाज थे, उल्लामाज होते हैं वो इस्लाम के धर्मगुरु जो कि लोगों को ये बताते हैं कि कुरान में क्या लिखा है। तो इस्लाम में भी वैरायटी ऑफ फॉलोअर्स थे, जिनकी वजह से जो इस्लाम था वो इंटरप्रेट हो गया था, मतलब वो दो पार्ट्स में बटा हुआ था। जैसे कि एक थे शिया मुस्लिम्स जो कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब के सन इन लॉ अली को अपना लीडर मानते थे, और दूसरे थे सुन्नी मुस्लिम्स जो कि खलीफास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे। इनके स्कूल ऑफ लॉ में भी चेंजेस देखने को मिले, जिनमें हनफी और शफी स्कूल थे जो कि मेनली इंडिया में थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज ए पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स एज ए क्लॉक और ए कैलेंडर। तो अब इसमें यह है कि जो हिस्टोरियंस थे वो केवल ये नहीं देखते थे कि डेज पास हो रहे हैं, मतलब दिन बीत रहे हैं, आवर्स बीत रहे हैं। वो ये देखते थे कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उस जगह का, उस प्लेस का जो सोशल और इकोनॉमिक कैरेक्टर है वो भी बदल रहा है। आइडियाज चेंजेस हो रहे हैं, बिलीव्स चेंज हो रहे हैं, और इन सारे सेगमेंट्स को मिलाकर ही वो हिस्ट्री को तैयार करते थे। In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods। अब क्या था कि जो 19th सेंचुरी के मिड में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को समझने के लिए इसका एक सिंपल वे निकाला। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें उन्होंने लिया हिंदूज, मुस्लिम्स और ब्रिटिश हिस्ट्री में बांटा। उन्होंने हिंदू टाइम पीरियड को उन्होंने उस टाइम से लिया जिसको कि हम एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं, जबकि भारत में हिंदू राजाओं का राज था। और बट लेकिन क्या था कि जो ये उनका डिवीजन था ये इंडियन रूलर्स के आइडियाज और उनके रिलीजन के बेसिस पर था, जो कि सही नहीं माना गया, क्योंकि उस समय हमारी सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस हो रहे थे और ये इकोनॉमी बदल रही थी, सोसाइटी चेंज हो रही थी, कल्चरल डेवलपमेंट्स हो रहे थे। और इस डिवीज़न से ये पता चलता है कि उन्होंने यहाँ की डाइवर्सिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी और उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया था। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टूडे। कुछ ही हिस्टोरियंस हैं जो कि इस पीरियडाइजेशन को फॉलो करते हैं। ज्यादातर ने क्या था कि पास्ट में हुए इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को ही इम्पोर्टेंस दी थी। जैसे कि आपने क्लास 6 में हिस्ट्री में हंटर गैदरर्स के बारे में रीड किया है, और जो टाउन्स और विलेज में रहने वाले लोग थे उनके बारे में, अर्ली एम्पायर्स और किंगडम्स के बारे में देखा, तो वो थी एंशियंट हिस्ट्री। जैसा कि आपको मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हिस्ट्री थी उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो अब ये जो हिस्ट्री आपकी इस क्लास की है वो है मिडिवल हिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे कि जैसे जो ये पीजेंट्स सोसाइटीज थी, द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटीज, द राइज ऑफ रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन्स एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पीजेंट्स, जो किसान थे, उनकी सोसाइटीज आगे आई,
कैसे इंपीरियल स्टेट्स फॉर्मेट हुए, इंपीरियल मतलब जो शाही, जो राजा महाराजा, जो रजवाड़े थे वो आए, कैसे हिंदुइज्म का डेवलप हुआ, हिंदू धर्म का डेवलप हुआ, और कैसे इस्लाम एक मेजर रिलीजन बन गया, और कैसे जो यूरोपियन कंपनीज थी वो ट्रेडिंग के लिए इंडिया आई. विटनेस्ड कंसिडरेबल चेंज. After all, the 16th and 18th centuries were quite different from the 8th or the 11th. तो ये जो 1000 years की हिस्ट्री है इसमें काफ़ी कंसिडरेबल चेंजेस हुए. जैसे कि जो कि 16th और 18th सेंचुरीज में हुआ, और उसके बाद जो उससे पहले जो 8th और 11th सेंचुरीज में हुआ, दोनों में काफ़ी चेंजेस थे. कभी कभी क्या होता है कि जो मिडिवल हिस्ट्री होती है उसको मॉडर्न हिस्ट्री से कंपेयर किया जाता है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए. ऐसा क्यों? क्योंकि जब मॉडर्निटी की बात आती है तो यहाँ पे देखिए, मॉडर्निटी कैरीज विद इट ए सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट. क्योंकि जब मॉडर्निटी की बात आती है तो इसमें मटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट देखने को मिलती है. मटेरियल प्रोग्रेस में हम देखते हैं कि आज हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी कंफर्टेबल और रिच हो गई है. आज एसी का यूज़ होता है, बट मिडिवल टाइम में तो शायद फैंस भी ना हो. उसी तरह इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट में हम देखते हैं कि जो साइंस है वो काफ़ी एडवांस हो गई है आज के समय. तो मिडिवल पीरियड में इतना एडवांसमेंट नहीं था जितना कि मॉडर्न टाइम में दिखता है. तो जैसे जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी चेंज हो रही थी, during the 1000 years, the societies of the subcontinents were transformed. Often the economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. तो जैसे जैसे यहाँ की इंडिया की जो इकोनॉमी चेंज हो रही थी, वैसे ही बहुत से जो रीजन है वो भी एनरिच हो गए थे, वो भी वहाँ भी काफ़ी प्रोस्पेरिटी हो गई थी. इससे जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो काफ़ी अट्रैक्ट हुए इंडिया में ट्रेडिंग के लिए, और वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए. तो नेक्स्ट चैप्टर्स में हम देखेंगे कि कैसे ये यूरोपियन कंपनीज वो इंडिया आई, उन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया. आए तो वो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए थे, और कैसे उन्होंने यहाँ पे अपने रूल एस्टेब्लिश किया. और जो ये चेंजेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये चेंजेस वर्ल्ड वाइड भी हुए थे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है. तो आप लोग भी इसे केयरफुली पढ़ना और समझने की कोशिश करना.